हैं, हमने निचली अदालत को ये सारी चीज़ें मुहैया कराई, उन्होंने इस पे सुनवाई नहीं की। और अभी हाई कोर्ट में हम जाके बोले भी आप निचली अदालत को निर्देश दो कि वो इस पे सुनवाई करे या फिर हाई कोर्ट खुद इस पे सुनवाई करे। तो ये चीज़ें आप तरीके से बता सकते हैं हाई कोर्ट को तब जब आप निचली अदालत को बता चुके हैं। इसलिए पहला ऑप्शन आपके पास यही है कि आप निचली अदालत को बताएं। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में हम सोच सकते हैं भी 1-2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हम हाई कोर्ट जाएं, और अगर हाई कोर्ट भी ना सुने फिर हम 6 महीने बाद उम्मीद करते हैं कि हम मान लो अगले साल तक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हमारे पास विकल्प मौजूद है। इसलिए आप सोचें भी सीधा हाई कोर्ट चले जाएं तो वो थोड़ा कमज़ोर पक्ष हो जाएगा, क्योंकि हम अपना पक्ष लेके गए हैं ना कि पिताजी का पक्ष लेके गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अपने पक्ष में पहले आप कंसर्न अदालत में जाओगे, वो नहीं सुनेगा तब आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। पिताजी की तरफ से जब आप जाओगे वो पिताजी का वकालतनामा लेके वकील जा सकता है, हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए साथ संगत अपने तरफ से जाए। तो ये मसला है और हमारी पूरी कोशिश है, आप भी पूरी कोशिश कीजिए भी इस जानकारी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं। हर आदमी, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, ख़ास तौर पे 12-15 साल तक का बच्चा भी हो, 12 साल से ऊपर या 15 साल से ऊपर व्यक्ति इस पे साइन करके भेज सकता है। कोशिश करें भी एक ही कागज़ के ऊपर, मान लो हिंदी वाली एप्लीकेशन है, आप इस पर 10 लोगों ने साइन किया है, इसके ऊपर एक कागज़ अटैच कर दो, 10 लोग और साइन कर दो उस पर, मतलब 20, 50, 100 जितने लोग एक साथ साइन कर सकते हैं करो। ऐसा नहीं है अभी हर एक आदमी नया नया प्रिंट निकाले। जितने लोग मिल के साइन करेंगे कागज़ भी कम खर्च होगा। और अब हमारा काम तो शिकायत पहुंचाना है। इसका कानूनी पहलू आपके समझ में आया। सामाजिक पहलू ये है भी आप समाज में जब आपको लोग पूछते हैं भी आपको पता है भी आपके गुरुजी निर्दोष हैं, तो फिर आप अदालत को ये जानकारी देते क्यों नहीं हैं। तो सामाजिक तौर पे भी आप समाज में सच्चे हैं, अपने आप से अपनी निगाह में सच्चे हैं भी हमने अदालत को सही जानकारी दी, और उसके बाद अदालत काम ना करे तो सतगुरु जाने, उसका काम जाने, हमारा काम है कर्म करना। तीसरा आध्यात्मिक पहलू वो ये है कि हजूर पिताजी हमारे गुरु है आध्यात्मिक तौर पे, वो सात संगत की परीक्षा ले रहे हैं। अभी देखते हैं सात संगतों में कितना प्रेम करती है, क्या हमारे लिए खड़ी होती है अदालत में या हमारे लिए हाँ का नारा लगाती है। तो आप आध्यात्मिक तौर पे भी हजूर पिताजी के पक्ष में हाँ का नारा लगाने के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप मतलब एक तरह से हजूर पिताजी के सामने आपको शर्म से नज़र नहीं झुकानी पड़ेगी कि हमने सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं की। तो आप ये कर सकते हैं। अब इस कागज़ में ऐसा क्या है, इस कागज़ में ऐसा ये है कि जो अदालत का फ़ैसला है ये आपके मानव अधिकारों का हनन कैसे करता है। ये हनन ऐसे करता है भी अगर आप गले में लॉकेट पहनते हैं, जैसे लॉकेट है, गले में लॉकेट पहनते हैं, कई बार क्या होता है लॉकेट नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते या छिपा लेते हैं। वजह क्या है कि लोग बोलते हैं अच्छा ये वो लोग हैं जो गुफ़ा में जाते हैं, वो लोग हैं गुफ़ा में, इनके वहाँ ये होता है वो होता है। क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि अदालत ने उनको गलत फ़ैसला दिया। अदालत के गलत फ़ैसले की वजह से आम लोगों को बोलने का अधिकार मिला। आपके लॉकेट पहनना आपकी धार्मिक आज़ादी है, इस पे कोई टोंट नहीं कर सकता। अदालत अगर इस चीज़ का अधिकार दे रही है तो अदालत को ये अधिकार देने का हक भारत के संविधान में नहीं है। इसलिए आप ये शिकायत लेके जा सकते हैं भी आपने ये गलत किया है। और इसके अलावा क्योंकि ये मुकदमा एक चिट्ठी पे आधारित था, आपको बताएं भी कानून में क्या है। मान लीजिए आपको पता चला भी आपके पड़ोस में या आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा है भी कोई आदमी चोरी कर रहा है या कोई आदमी किसी को मार रहा है, पीट रहा है, आप उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं, अदालत को दे सकते हैं। इसे कहते हैं भी क्रिमिनल लॉ के अंदर भी आप सूचना, इन्फॉर्मेंट है, आप सूचना दे सकते हैं। उसके बाद अदालत जिसको मारा गया, जिसने मारा है, उन दोनों को बुलाएगी, पूछेगी, पड़ताल करेगी, मुकदमा चलेगा और आगे कार्रवाई होगी। उसमें आपका रोल यही तक है भी आपने सूचना दे दी। आपकी मर्ज़ी आप गवाही दें, आपकी मर्ज़ी आप गवाही ना दें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ इन्फॉर्मेंट के बेस पे एफआईआर दर्ज कर सकता है। इसी तरह ये जो गुमनाम चिट्ठी है, इसे इन्फॉर्मेशन मान लीजिए, ये एक सूचना थी, लेकिन सूचना देने वाली लड़की ने ये बताया भी उसके साथ भी ये सब कुछ हुआ है। सूचना देने वाले ने ये नहीं कहा कि उसने देखा है, उसने कहा भी मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। तो कायदे से ना, ये सूचना नहीं थी, ये शिकायत थी, लेकिन कानून कोर्ट ने इसे सूचना के तौर पे मान लिया, शिकायत के तौर पे नहीं माना। अब आप सूचना दे देंगे
कि यहाँ पे मारपीट हुई है, तो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसमें दर्ज आपकी सूचना लेके रख ली जाती है। उस सूचना को कोर्ट वेरीफाई करती है क्या वाकई में मारपीट हुई। अगर वो वाकई में हुई तो एफआईआर बनती है। इसी तरह ये चिट्ठी एक सूचना थी। हाई कोर्ट ने क्या किया, सीबीआई को बोला इस सूचना के बारे में पता करो। अब आप चिट्ठी लिख के दे दें हाई कोर्ट को कि जी एक बंदे ने 50 लोगों का मर्डर कर दिया। अब जब मरने वाला कोई होगा, उसका नाम पता कुछ तो होना चाहिए। जब वो होगा, उसके परिवार वाले होंगे, जब वाकई में ऐसा कुछ होगा तभी एफआईआर दर्ज होगी, वरना ऐसे नहीं। अभी आपने किसी को चिट्ठी लिखी और ऐसा तो फिर मान लो हर एक आदमी के खिलाफ आप चिट्ठियाँ लिखते चलो और एफआईआर दर्ज होती चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसका कोई साक्ष्य होना चाहिए। और यही चीज़ हाई कोर्ट ने सीबीआई को बोली थी, भी इस चिट्ठी से संबंधित कोई साक्ष्य पहले लेकर आओ, फिर आगे काम करना है। सीबीआई कोई साक्ष्य नहीं लेके आई, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी उल्लंघन था और कानून का भी उल्लंघन था। भी कानून में भी ऐसा प्रावधान नहीं है। उसके बाद उन्होंने जैसे भी जोड़ तोड़ करके 2 लड़कियों को पेश किया। लेकिन अगर सूचना थी तो सूचना के बेस पे अगर एफआईआर हो भी गई, चलो पहली गलती आप इग्नोर भी कर दो कि कानून के दायरे से बाहर जाके शिकायत आई। उसके बाद दूसरी गलती इग्नोर करो, भी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उसमें ठुकरा दिया गया। तीसरी गलती ये थी भी जब सूचना आई और सूचना का समर्थन करने के लिए 2 गवाह आए। अब जो गवाह है वो ये बोलेगा भी सूचना में जो लिखा है वो सच है या झूठ। जब गवाह ने बोला भी गवाह ने तो गवाही में कहा ही नहीं, सूचना के बारे में तो उससे सवाल ही नहीं पूछा गया। जब उससे सूचना के बारे में सवाल नहीं पूछा गया, उससे क्या पूछा गया, भी जी हमारे खुद के साथ घटना घटी है। अब क्या था, सूचना के बाद जिसके साथ घटना घटी वो लोग सामने आ गए, तो सूचना के बाद जिसकी घटना घटी है उनकी एफआईआर दर्ज होती है, ना कि सूचना की एफआईआर दर्ज होती है। तो अगली गलती ये थी भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। और क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की ताकि इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अब क्या है, सामाजिक तौर पे जब इस मुकदमे की सच्चाई सामने आएगी, कैसे सामने आएगी, जब इस मुकदमे का चलान, इसमें गलत जांच हो रही थी, तब लोगों को पीटा गया। तो उसमें आपको 2005 में ध्यान हो, चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी। वो तब रैली निकाली गई थी जब सीबीआई के लोग गलत जांच कर रहे थे। तो जो 2005 की रैली में प्रदर्शन हुआ वो उसी का नतीजा था। 2007 में जब चलान दाखिल होना था तब सीबीआई को भी मालूम था, सबको मालूम था भी इसका विरोध होगा और प्रदर्शन होंगे और इसमें सीबीआई की फजीहत होगी। इसलिए 2007 में जो डेरा सिख दंगा है उसकी प्लानिंग हुई। 2010 में जब मुख्य गवाह जैसे खट्टा सिंह की गवाही होनी थी, सब कुछ होना था, तब क्या हुआ, उसमें एक दूसरा केस बीच में इंट्रोड्यूस हुआ ताकि मैनेजमेंट भी फंसे। तो उसको चुप कराने के लिए एक बड़े स्तर पे बसों में आगजनी की गई और उसमें बड़े प्लान तरीके से वो आगजनी हुई। वो भी 45 मेंबरों ने करवाई। वो भी उस घटना का हिस्सा थी, इसी केस से संबंधित थी। 2012 में भी जब ये मसला एक स्टेज पे ऐसा आया था जहां मतलब एक तरह से कुछ कह लो भी गवाहियाँ होनी थी या पिताजी की गवाही होनी थी, वहाँ भी पिताजी का जो पक्ष है वो कमज़ोर हो जाए। तो 2012 में भी एक स्टेज ऐसी आई जहाँ एक वारदात करने की कोशिश प्लान हुई थी, पर वो प्लान कामयाब हुआ ही नहीं, उसे पूरा कर ही नहीं पाए। उसके बाद 2015 के बाद जब ये केस डिसाइड होने की दिशा में आया तब बरगाड़ी कांड जैसी घटना हुई। 2017 में जब इसका फैसला होना था उससे पहले सबको उम्मीद थी भी जो हजूर पिताजी के समधी हैं हरमिंदर सिंह जस्सी भी कहीं वो कल को राजनीतिक तौर पे इन चीज़ों को समझते हैं, वो इसका पक्ष लेने में खड़े ना हो जाएं, कई तरीके से वो कोई मूवमेंट ना बना लें राजनीतिक लेवल पे। इसलिए उनको मारने के लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया जिसमें बच्चे भी मारे गए कुछ। तो ये सारी चीज़ हुई। जब ये सारी चीज़ों में ये सारी घटनाएं इसी तरह हैं, उसके बाद 2017 में जब फैसला आएगा तो लोगों का ध्यान जाएगा, फैसले की कॉपी निकाली जाए या फिर मुकदमे की फ़ाइल को स्टडी किया जाए। उसमें सारे साथ संगत को डराने के लिए, उनके अंदर डर पैदा करने के लिए दंगे की प्लानिंग हुई। मतलब 2005 से लेके 2 से लेके आप 17 तक जितनी भी घटनाएं जो जुड़ी हैं, अब इन सारी घटनाओं की जो सच्चाई जानते थे, जिनको पता लग गया भी ये सब इसलिए हुई है,
उन सारी सच्चाई को जो जानते थे और वो कभी ना कभी सामने आ जाती, तो जो अचानक से डेरा के बीच में लोग गायब होते चले गए, कभी कोई गायब हो गया, कभी कोई सुसाइड कर गया, कोई कुछ कर गया, ये सब उस चीज़ का हिस्सा है कि लोगों का सुसाइड करना, लोगों का गायब हो जाना, लोगों को गोली मार देना या मर्डर हो जाना, ये उन सब चीज़ों का, ये सारी घटनाएं इसी से संबंधित हैं कि कभी इस मामले की सच्चाई लोगों के सामने ना आए। इसलिए इसमें लिखा गया भी 2002 से 17 तक की हुई तमाम घटनाएं इसी केस से संबंधित हैं। मतलब एक झूठे केस को सच्चा बनाने के लिए करीब करीब 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, उन्हें मारना पड़ा, जिन्होंने आत्महत्या करी, जिन्होंने आत्मदाह किया, वो सब गिनती अलग है। तो आप इन सारी सिस्टम को समझ के हम कोर्ट को एक संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। उसमें लास्ट में आपने एक लाइन लिखी है भी हमें मौका दिया जाए ये चीज़ प्रस्तुत करने का। तो कोर्ट जब आपको मौका देगी तो बाकायदा आपको सम्मन भेजेगी, आप प्रस्तुत कर सकते हैं इन चीज़ों को कोर्ट के सामने। जब आप प्रस्तुत करेंगे तब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। आपके किसी के पास भी सम्मन आता है, किसी को भी कोर्ट के आपके इस अर्जी के ऊपर, तो आप हमें सूचित करें, संपर्क करें। हम आपको वो तमाम कागजात उपलब्ध कराएंगे जिन्हें आप अदालत में जाके दे सकते हैं। और इसके अलावा 2 कार्रवाइयाँ और चल रही हैं। एक तो ये आप कोशिश करें मई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग दे दें, और जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं एटलीस्ट पहुंचाएं, ताकि साथ संगत का कोई भी व्यक्ति हजूर पिता के सामने ये ना कहे कि मुझे केस की सच्चाई की जानकारी नहीं थी। इस मामले में आप सबको कहना जरूर करें। जैसे हजूर पिता जी कहते थे भी संत जाते हैं सच्चाई बताते हैं, ताकि कल को धर्मराज के सामने को ये ना कहे भी संत ने हमें सच्चाई नहीं बताई। तो इसी तरह आप सच्चाई लोगों को एक बार बताएं। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे वो IT विंग वालों के हैं, चाहे वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को नहीं भी सुनते हैं, तो आप ये अर्जी उन तक ज़रूर पहुंचाएं। इसके अलावा एक एफिडेविट है या फिर सर्वे फॉर्म है। एक हमारे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के टीम मेंबर्स एक सर्वे फॉर्म लेके घूम रहे हैं, वो आप तक कोई ना कोई आया भी होगा। बहुत सारे फॉर्म्स हमारे पास भर के भी आए हैं। वो सर्वे फॉर्म आप भरना चाहें तो आप भर दें। वो सर्वे फॉर्म सिर्फ एक सर्वे है, ज़रूरत पड़ने पे हो सकता है कभी कोर्ट के सामने रखा जाए, पर ये है कि उसमें आपकी कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है। वो एक सर्वे है, वो आप अगर करना चाहें तो सर्वे में भाग ले सकते हैं। तो कोई भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक एफिडेविट है, जो एफिडेविट को लेके आप तक संपर्क लोग कर रहे होंगे, तो वो आपके स्क्रीन पे जो कमेंट्स चल रहे हैं उसमें कमेंट को पिन किया हुआ है मैंने। अगर आप पंचकुला दंगे से संबंधित या कोई भी ऐसी चीज़ जो जानकारी आप देना चाहते हैं रिकॉर्ड के ऊपर, वो जानकारी आप इस नंबर पे जो कमेंट्स में पिन किया हुआ है 93 515 93 316, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट डेट ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कोशिश करें मई के ख़त्म होने तक आप ये कागज़ कोर्ट को भेज दें। जून में अदालतों की छुट्टी रहती है, तो हम 1 महीना, जुलाई में अदालत चलेगी तो 2 महीना इंतज़ार कर सकते हैं, 3 महीने हम कह सकते हैं। अभी हम एक टारगेट ले लें कि मई में हमने भेज दिया तो 3 महीने हम इंतज़ार करें। 90 दिन के बाद हम हाई कोर्ट जाएँ भी, हमने देखो जी 90 दिन का समय दिया, हमने इतने लोगों ने भेजा, लेकिन निचली कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं करना चाहती, इसलिए फिर हम ऊंची अदालत में जा सकते हैं। और ये ध्यान रखना भी हम पिताजी की तरफ से नहीं जा रहे हैं, हम अपना खुद का पक्ष लेके जा रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ पे पिताजी के वकालतनामे की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तीसरा एक और छोटी सी बात है, उसके बाद हम समाप्ति करते हैं। एक